गया। अब हो गया वो क्वेश्चन, नहीं करना। क्या तो नहीं, वो दोबारा करने पड़ेंगे, मैं एक बार दोबारा कर लेते तो ठीक रहता है। कौन सा डाउट है? बोल दे, स्टेटमेंट बोल दे। क्या स्टेटमेंट है? x माइनस ए बी x माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस x माइनस बी सी अपॉन ए बी प्लस सी इक्वल टू 3 दे रहेगा। 3 दे रहेगा। नहीं, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन कौन सा है? 6 का फुल। अब देखो इसमें क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में 3 फैक्टर है, राइट साइड में भी 3 ही फैक्टर है, एक फैक्टर एक के लिए, तो ऐसा टाइप कराया तो था। ए को माइनस कर दो पहले वाले में से, नहीं ए प्लस बी है ना, इसमें 3 था, यहाँ पे 1 + 1 + 1 इधर जाके माइनस कर। हाँ लेकिन अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, पहले वाले के डिनोमिनेटर में क्या है, ए प्लस बी, तो इसको सी से माइनस करने का बेनिफिट है ना। इसमें से अगर सी माइनस करेंगे, लास्ट वाली फर्स्ट और थर्ड, सिर्फ ये एक बात ध्यान रखनी है ना देखो x माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये 3 प्लस के हैं इधर माइनस में आ जाएंगे। माइनस का क्या लिख दिया मैंने, c। c लिखने से एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, ए सी और बी सी, और ए बी है ही, तो 3 अलग अलग आ गए ना। अगर मैं यहाँ पर a या b लेता तो किसी का स्क्वायर होता, a प्लस बी में अगर यहाँ a लेता तो a का स्क्वायर होता, b लेता तो b का स्क्वायर, तो अजीब सा हो जाता, किसी में भी स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहाँ पर a माइनस किया था क्या, वही गलत हो गया ना। वैसे देख लेना, ये a प्लस बी है तो बचा हुआ c सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ b प्लस सी है तो कौन सब्ट्रैक्ट होगा, a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, लगा दिया, c लगा दिया चले आगे। अब यहां से एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, अब न्यूमिनेटर में क्या बनेगा, x माइनस ए बी तो लिखा ही हुआ है, a प्लस बी को c से करोगे तो दोनों माइनस के, a भी c से मल्टीप्लाई होगा और b c से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहां पर क्या बनेगा, ए बी और ए सी, यहां पर x माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी डिवाइड बाई इज इक्वल टू 0। आया समझ में? ये सेम है न्यूमिनेटर वाला फैक्टर, x माइनस ए बी बी सी और ए सी तीनों माइनस है, यहां भी वही तीनों है और वहां भी वो तीनों है। तो अल्टीमेटली आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी बी सी और ए सी कॉमन आ गया, ये अंदर ब्रैकेट में बचा 1 बाय और 1 बाय ए प्लस या सी प्लस इज इक्वल टू, ये वाला डिवाइड में आ जाएगा 0 के, तो बचेगा क्या, x माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और कोई डाउट है? और कोई डाउट? इसका फिफ्थ पार्ट है। दिव्य बुक है ना आपके पास? ठीक है। कोई बात नहीं, दिखाए ना। 3 को माइनस में लेके जाएंगे क्या करेंगे? इसी के 5th पार्ट में मैं कर देता हूँ। 3 को माइनस में कहाँ, प्लस का तो है ही वो, देखो ये हटा दूँ, हमारा टारगेट होता है सिमेट्रिक बनाना, एक जैसा। क्वेश्चन ने दिया है x प्लस ए डिवाइड बाय में,
ए प्लस सी या सी प्लस ए, ये दे रखा एक्स के साथ यहाँ प्लस ए है, अगर इसके साथ प्लस बी और सी यहाँ पर आ जाए तो तीनों आ जाएंगे, ए बी सी और एक्स। सेम एक्स के साथ बी है तो ए सी। अब खुद सोचो, अगर यहाँ लिखा हो एक्स बाय ए और हमें न्यूमिनेटर में एक्स प्लस ए चाहिए हो तो हमें क्या करना चाहिए, 1 ऐड करना चाहिए, एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस ए बाय ए आ जाएगा। यानी न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करवाने के लिए 1 ऐड करना पड़ता है। समझ में आई बात? तो डिनोमिनेटर को प्लस करवाना है हमने न्यूमिनेटर में, कितने दे रखे हैं 3, +1 तीनों में हो जाएगा। चल कोई बात नहीं, ये पता क्यों है, उस दिन ना पढ़ने का नतीजा, जिस दिन ये कराया था क्वेश्चन नहीं किए थे ना, यही तो प्रॉब्लम है, उसी दिन ही तो क्वेश्चन करने थे। यार पेपर था। वो प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी तो नहीं है ना। 3 को हमने 1 1 1 स्प्लिट करा, अब यहां से हमने एलसीएम लिया b प्लस सी, मैं तो फिर भी करा ही रहा हूं, दोनों का एलसीएम क्या आया b प्लस सी। अब ये कितना बनेगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर लो बस, अब कर लो, अभी भी ठीक है, ज़्यादा पेंडेंसी मत रखो, अब सॉल्व कर लो इनको। x प्लस सी प्लस ए प्लस डिवाइड बाय, तो देखो न्यूमिनेटर कॉमन आ गया, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब अंदर क्या बचा, 1 बाय बी प्लस सी, 1 बाय ए प्लस सी, 1 बाय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अल्टीमेटली x तो है ही नहीं ना इसके अंदर, डिवाइड में चला जाएगा 0 के, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आया, 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -a माइनस बी माइनस सी, ये आ गया आंसर। क्लियर हुआ? तो समझ में आया तुम्हें करना क्या होता है, सिमेट्रिक बनाने होते हैं और न्यूमिनेटर कॉमन निकल जाता है, सारे एक जैसे होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हटा दूं इसको? और कोई डाउट है? भाई और कोई डाउट है किसी का? चले आगे चलें फिर, तुम दोनों एक साथ बैठ जाओ ना, एक बुक मेरे को दिखा दो। अब हमने कितना कंप्लीट कर लिया था, 3.3। तुम 3.3 क्वेश्चंस किए हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम की है? अभी तुम 2 पर हो, मैंने 3 करवा दी है, 3 करके आनी थी, बहुत पीछे चल रहे हो तुम लोग। कल कॉलेज चल सकते हैं, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया था तो पेपर ले लेंगे। रेगुलर कर दी, तुम्हारा है कॉलेज? रेगुलर कर दी मैंने। नहीं कल जाना है, रेगुलर कर तो दी है, नहीं छुट्टियां ही चल रही है, इनका बंद नहीं है, तुम्हारा नियम है। मैंने बंद नहीं है। क्यों बंद किस लिए तुम्हारा? कौन कह रहा है? तुम्हारा किसान, किस लिए? कौन अच्छा, किसान? वो तो दिल्ली है यार, पहले का किसान क्या है? है बस क्या कर नाम देता है लिखता तुम्हारा? है। हाँ किसी का नाम तो अच्छा उन्हें पेपर है तुम्हारा? उन्हें बताया शाम को। क्या मैं बता दिया थे वो। और फिर कोई बाय चांस फेल भी होता ना, पता ही रहेंगे 4 दिन थे, 4 दिन में से छक्का नहीं। कंप्यूटर का तो बुक भी नहीं खाली देखी, पता नहीं सबको इसको कौन सी अच्छी आती है, ये डाल कर चलो आखिरी देखो अब इसमें क्या है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है अब हमने, 3.4 करनी है। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 3.4। ये कौन सी कर्व होती है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये कौन सी कर्व होती है, डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व? ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, SS1। और ये कौन सी कर्व है, DD1 डिमांड कर्व है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड, और इस पर प्राइस, तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर 2 वैल्यू होंगी,
एक तो होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और एक होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये जो वैल्यू होगी वो होगी इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ में आ गया? अगर हमें सप्लाई की इक्वेशन दे रखी हो और हमें डिमांड की भी इक्वेशन दे रखी हो तो इन दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और y की वैल्यू मिल जाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस। आ गया समझ में? ठीक है, अब हमें कुल मिलाकर क्या होगा, दो इक्वेशन दे रखी होंगी, डिमांड इक्वेशन और सप्लाई इक्वेशन। डिमांड और सप्लाई किस पर डिपेंड करते हैं? प्राइस पर। तो सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ कैसा होता है? पॉजिटिव, और डिमांड के साथ क्या होता है? नेगेटिव। प्राइस के लिए पी वर्ड यूज करते हैं और क्वांटिटी के लिए क्यू। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी के अंदर सप्लाई और डिमांड की इक्वेशंस दे रखी होंगी। चलिए आगे एक पॉइंट और पढ़ लेना बुक में से ही। ठीक है, देखो ये एक बार पढ़ ही लेते हैं, वैसे मैंने बता ही दिया कंसेप्ट। लीनियर लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्वेशन सही है। तो कहता है इफ पी इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एंड क्यू बी द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी डिमांडेड इन द मार्केट। मिल गया? Then P and Q depends on each other and there is some relation between P and Q. If P is the price per unit and demand is Q units, then P equal to AQ plus B is the demand law. वो तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। इसी तरह से सप्लाई लॉ भी दे रखा है। The price and quantity which satisfy both demand and supply are called equilibrium price and equilibrium quantity, which is the intersection of the two linear curves, supply and demand. ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब मेन पॉइंट जो तुम्हें पढ़ना है, जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे वो ये है, ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ से मार्क भी कर लेना। व्हेन अ टैक्स मिल गया, व्हेन अ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द कमोडिटी और अ सब्सिडी इज ग्रांटेड, देन देयर इज गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या फिर टैक्स लग रहा है। ठीक है, किसके ऊपर? किसी कमोडिटी के ऊपर। तो क्या होगा? देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफर टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के लिए प्राइस होगा उसमें क्या आएगा? चेंज, प्राइस बढ़ जाएगा टैक्स की वजह से। ठीक है, तो एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो वी एज्यूम दैट क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान से, वी एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द प्राइस अलोन, हेंस द डिमांड इक्वेशन डजंट चेंज। जो डिमांड की इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि टैक्स के जो टैक्स अगर बढ़ेगा, टैक्स के इम्पोजिशन की वजह से डिमांड चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। और सप्लाई क्या होगी? प्रोड्यूसर एडजस्ट द सप्लाई टू द न्यू प्राइस सो दैट सप्लाई लो अंडरगोज अ चेंज। ठीक है, तो सप्लाई में क्या होएगा? प्राइस बढ़ गया तो फिर जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब बस वही चेंज आएगा। Therefore, to find the new equilibrium price and quantity, we solve the original demand equation and new supply equation as simultaneous equation। बाकी वो तो वही है। ठीक है, बस सप्लाई इक्वेशन में चेंज कर देना हमने। ठीक है, अगर टैक्स इम्पोज होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा सप्लाई में, ये ध्यान रखना। अगर टैक्स इम्पोज होगा तो सप्लाई में प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, और डिमांड चेंज नहीं होगी। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं, पढ़ना। पहला एग्जांपल क्या लिखा है? फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफ द डिमांड एंड सप्लाई लॉ आर गिवन बाय। पहला कौन सा लॉ है? डिमांड, और दूसरा कौन सा है? सप्लाई। पहला डिमांड लॉ क्या दे रखा है हमें? Q इज इक्वल टू, एग्जांपल 1 3.4, Q इज इक्वल टू कितना है? 18 माइनस 5P। और दूसरा ये डिमांड लो है K माइन, क्या लिखा आगे? इज इक्वल टू Q माइनस 2। P प्राइस है और Q क्वांटिटी है। चलिए आगे, ये कौन सा है? डिमांड, और ये कौन सा है? सप्लाई है। ऐसा ही है ना? दोनों को सॉल्व करना है P और Q के लिए। तो पहले P को यहां ले आओ, 5P प्लस Q इज इक्वल टू 18। इसमें Q को माइनस में ले आओ, K इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू कितना? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जहां पर X और Y होते थे वहां पर P और Q है, बस और कुछ चेंज नहीं है। समझ में आई बात? जहां पर X और Y होते थे वहां पर P और Q है। सॉल्व कर लोगे इसको, कुछ भी नहीं करना, ऐड ही कर दो, Q कट रहा है। तो K इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू -2, सेकेंड इक्वेशन। जैसे X और Y में सॉल्व करते थे ऐसे P और Q में सॉल्व करना है। Q से Q कट गया, कितना आया? P कॉमन आ गया, 5 प्लस K इंटू P इज इक्वल टू, ऐड करा है मैंने 16। P की वैल्यू कितनी आ गई? 16 डिवाइड बाय 5 प्लस K। ये हमारा कौन सा प्राइस आ गया? इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। अब क्वांटिटी निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में P की वैल्यू पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, इसमें भी पुट कर दो।
k इंटू पी की वैल्यू पुट करो, 16 डिवाइड बाय 5 प्लस के माइनस क्यू, ये -2 है, इसको लेफ्ट में ले आओगे तो +2 हो जाएगा, और ये -q है, राइट में ले जाओगे तो +q हो जाएगा। तो हमें q निकालना था, यहाँ से 16 इंटू के डिवाइड बाय 5 प्लस के प्लस का 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्यू। यहाँ से इसके एलसीएम कितना आ गया 5 प्लस के, ये कितना आया 16 के, प्लस इसको 2 से करोगे तो 10 प्लस 2 के इज इक्वल टू क्यू। 16 और 2 कितना हो गया 18 के, प्लस 10 डिवाइड बाय इज इक्वल टू, तो हमारे आंसर क्या आ गए, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड। है कोई दिक्कत? जो पी और क्यू थे वो एक्स और वाई हैं, बस और कुछ नहीं, बाकी सिंपल ही सॉल्व करना है। देखो आंसर क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है 16 डिवाइड बाय 5 प्लस के, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है 10 प्लस 18 के डिवाइड बाय 5 प्लस के, हो जाएंगे। अब ये तो सिंपल था बिना टैक्स के, इसमें कोई टैक्स का इम्पोजिशन नहीं था। अगर टैक्स को इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड वाली कर्व चेंज नहीं होगी, सप्लाई में प्राइस ऐड हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई में जो प्राइस है वो प्लस हो जाएगा। देखो सेकेंड एग्जांपल पढ़ते हैं। द डिमांड लो एंड सप्लाई लो आर गिवन बाय द इक्वेशन। पहले तो डिमांड लो दे रखा है, डिमांड लो में क्या दे रखा है, P इज इक्वल टू 10 माइनस 5Q डिवाइड बाय 3, ये डिमांड लो है, लीनियर डिमांड लो। दूसरा सप्लाई लो दे रखा है अब, और सप्लाई लो में क्या दे रखा है 3P इज इक्वल टू 4Q प्लस 3, 3P इज इक्वल टू 4Q प्लस 3। वट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, आगे भी दे रखा है इसने, इफ अ टैक्स ऑफ ₹1 पर यूनिट, एक यूनिट पे ₹1 का टैक्स अगर हम इम्पोज कर दें, इज इम्पोज्ड ऑन द कमोडिटी। क्लियर? तो डिमांड लो डजंट चेंज व्हेन ₹1 per unit is, when ₹1 per unit is imposed on the commodity, या हाँ commodity, then हमने क्या सीखा था, एज्यूम क्या किया था या क्या सीखा था कि डिमांड लो कर्व या डिमांड लो इक्वेशन क्या होगा, ये लिखना है, डजंट चेंज, बट जो सप्लाई लो इक्वेशन है उसमें क्या आएगा, चेंज। सप्लाई लो इक्वेशन विल बी चेंज। अब चेंज होगा क्या, सप्लाई लो इक्वेशन में चेंज होगा क्या, जो प्राइस है वो 1 से ऐड हो जाएगा टैक्स लगने की वजह से। समझ में आ गई बात? प्रोड्यूसर ₹1 टैक्स कंज्यूमर से ही निकालेगा तो ऐड कर देगा, तो या ₹1 महंगा बेचेगा, वो ऑब्वियस बात है टैक्स लग रहा है। तो अब पहले प्राइस तो निकालो, इसमें प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी 4Q डिवाइड बाय 3 प्लस 3/3। समझ में आया? मैंने इस 3 को क्या कर दिया, डिवाइड में ले गया, 3/3 कट के कितना हो गया 1, तो 4Q बाय 3 प्लस 1। ये कौन सी इक्वेशन है, ओरिजिनल। जब टैक्स लगेगा तो सप्लाई इक्वेशन कैसी हो जाएगी, न्यू इक्वेशन हो जाएगी। तो वो न्यू इक्वेशन क्या आएगी, P इज इक्वल टू 4Q बाय 3 प्लस 1, और प्लस 1 क्यों किया, समझ में आया? ये तो ओरिजिनल थी ना, अभी तो मैंने प्राइस की वैल्यू निकाली थी, P की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, P में ही तो 1 चेंज होगा। नहीं आया क्या समझ में भाई? सप्लाई लो के अंदर चेंज होएगा। चेंज क्या होगा, सप्लाई लो में जो प्राइस होगा ना वो 1 ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि टैक्स लगा है। तो पहले सप्लाई लो इक्वेशन के अंदर प्राइस की वैल्यू निकाल ली और 1 ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि टैक्स लगा था इसलिए 1 ऐड कर दिया। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, P इज इक्वल टू 4Q बाय 3 और प्लस का कितना 2। ये हमारी न्यू इक्वेशन होगी। इसको इक्वेशन नंबर, और ये इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दोबारा बताऊं, ये आ गया समझ में? ये कौन सी इक्वेशन है, डिमांड लो, क्वेश्चन में दे रखा है, ये डिमांड लो है, और ये सप्लाई लो है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं P और Q के लिए, यानी X और Y मानकर। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ₹1 पर यूनिट हम इम्पोज कर रहे हैं एज टैक्स ऑन कमोडिटी।
एज टैक्स। जब हम अभी मैंने पढ़ के तुम्हें बताया ही था, जो बुक वाला एज्यूम कर रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो प्राइस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड वाली जो ये कर्व है ना, ये टैक्स की वजह से इंपैक्ट इस पे नहीं आएगा। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड डजंट चेंज, इसका मतलब ये इक्वेशन यही रहेगी, टैक्स लगे या ना लगे। लेकिन टैक्स लगने की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो जो आइटम सप्लाई कर रहा है, जितने प्राइस पर पहले सप्लाई कर रहा था अब उससे 1 रुपये ज़्यादा पर सप्लाई कर रहा है बिकॉज ऑफ टैक्स। समझ में आ गई बात? तो अब सप्लाई लो में प्राइस की वैल्यू कितनी निकली, ये 3 मल्टीप्लाइड में था, इसको मैं डिवाइड में ले आया, सेपरेट कर दिया, 4/3 और 3/3 कितना आ गया 1। ये ओरिजिनल प्राइस था जिस पर सप्लायर सप्लाई कर रहा था गुड्स को। अब क्योंकि टैक्स 1 रुपये ऐड हो गया, टैक्स 1 रुपये लगा है तो 1 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि इस वैल्यू में कितना ऐड कर दिया मैंने, 1 ऐड कर दिया जितना टैक्स लगा। तो 1 और 1 कितना हो गया 2। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, न्यू इक्वेशन होगी। इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ तो क्या निकलेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कब निकलेगी, जब टैक्स 1 रुपये का इंपोज किया गया। पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें सिर्फ इतना सा ही फर्क है, पिछले में हमने इन दोनों को सॉल्व किया था डायरेक्टली, लेकिन इसमें हमने इसके अंदर चेंज करके सॉल्व करना क्योंकि टैक्स दे रखा है इसमें। अब आया समझ में, नहीं आया? आगे सॉल्व करना तो आता ही है तुम्हें। बुक में P1 Q1 ले रखा है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। P1 Q1 सिंपल सी बात है, ये लाइन लिख दी मैंने, अब रब कर दिया ये वाली लाइन, तुम लिख लेना ये वाली लाइन। अब फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये P की वैल्यू निकल रही है और यहाँ भी P की वैल्यू निकल रही है, तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट ही कर लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 दोनों में ही P है ना, P इसके इक्वल है और P इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, इक्वल। LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगी। तो क्या इक्वल आ जाएगा, 10 माइनस का 5/3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4/3 प्लस का 2। इस -5/3 को प्लस में ले जाओ तो 4/3 प्लस का 5/3 और 2 माइनस में आ जाएगा, तो 10 - 2 कितना आ जाएगा 8। यहाँ एलसीएम कितना आया 3, 5 और 4 कितना हो गया 9Q। ये कितने पे कैंसिल हुआ 3 पर, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 8/, किस में पुट करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो, फर्स्ट में ही कर देता हूँ। तो P की वैल्यू कितनी आएगी 10 - 5 इंटू Q की वैल्यू कितनी थी, और नीचे एक 3 और था, तो 10 9 जा एलसीएम, 8 5 जा, तो कितनी वैल्यू आ गई भाई, ये क्या चीज़ निकली, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या निकला इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। है कोई दिक्कत? देखो क्या आंसर है, 50/9 और 8/3। कोई जरूरत नहीं है P1 Q1 लेने की। और अगर तुम्हें लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो। ये तो बता दिया मैंने, दोनों P इक्वेट कर दिए। अगर ऐसे नहीं करना तो भाई सिंपल भी है। सिंपल तरीका क्या है, इसका एलसीएम ले लो पहले। एलसीएम क्या आएगा इसका 3, 30 - 5Q, P यहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3P = 30 तो 3P + 5Q = इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में क्या फर्क है, P की जगह X और Q की जगह Y तो लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व करना है या इसको, तो तरीका तो वही रहेगा। अब यहां से एलसीएम लो तो क्या बनेगा 3 एलसीएम 4Q, 3 2 कितना हो गया 6 = P, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3P किसके इक्वल आ गया 4Q + 6, यानी 3P - 4Q किसके इक्वल आ गया 6 के। 3P - का 4Q किसके इक्वल आ गया 6 के। आया समझ में? कुछ करने की जरूरत है, सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये कट गया, ये प्लस हुआ तो 9Q 24, तो Q की वैल्यू तो 3 8 जा 3 3 जा। अब Q की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो 3P = 30 - 5Q की वैल्यू 8/3, तो 30 माइनस का 40/3 50/3 और यहाँ 3P, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 50/, वही अभी निकली थी। है कोई दिक्कत भाई? चले आगे। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। तो हमने ये पॉइंट सीखा है कि अगर टैक्स लगता है तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी, लेकिन सप्लाई में जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस बढ़ा देगा। कितना बढ़ाएगा? जितना टैक्स लग रहा है, लेकिन डिमांड चेंज नहीं होगी। थर्ड देख ले,
द डिमांड एंड सप्लाई लॉज आर गिवन बाय, दो इक्वेशन इधर की हैं, एक डिमांड की दर की है, एक सप्लाई की दर की है। पहली वाली इक्वेशन किसकी है? डिमांड की। तो डिमांड की इक्वेशन क्या है? 4Q 9P इज इक्वल टू 48। ये डिमांड की इक्वेशन होगी। इसका मतलब समझते हो क्या है डिमांड की इक्वेशन का? जैसे 4Q की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी? 48 माइनस, अगर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी 1 रुपये है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड होंगी 1 रुपये पर? 48 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 39 डिवाइड बाय 4, इतनी यूनिट्स। अब प्राइस की वैल्यू 2 है तो 18 माइनस करोगे 30, 30 बाय 4। अब P की वैल्यू 3 है। समझ में आई बात? प्राइस को मैंने बढ़ाया ना, डिमांड कम होगी, ध्यान से देखना। 39 बाय 4 और 30 बाय 4, तो यही तो डिमांड लो कहता है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड। समझाने के लिए किया मैंने, हमें इक्वेशन दे रखी है, क्या करना है, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स में तो तुम ये पढ़ते हो ना, रियलिटी में इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसी फॉर्म होती है लीनियर, और वो सही पढ़ते हो कि अगर यहां से प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड, ये वाली कर्व थी ना, वो तो सप्लाई में थी। सप्लाई में क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा तो, और डिमांड में उल्टा था। ये इक्वेशन आ गई डिमांड की। अब सप्लाई की इक्वेशन क्या दे रखी है? सप्लाई लो P इक्वल टू, अब देखो Q की वैल्यू अगर आप 9 डालते हो तो P कितना आ रहा है? 3। Q की वैल्यू बढ़ा दो, P की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? ये सप्लाई इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, यही पूछ रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों को सॉल्व कर दो। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले तुम दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? 9 यहां से एलसीएम लो पहले तो। Q प्लस का कितना आ जाएगा? 9 लिया ना एलसीएम, तो 18 इज इक्वल टू P क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 9P माइनस Q इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम? इसको 9 से कर लो, इसको 4 से, या इसको सीधा 9 से कर लूं, फिर ऐड कर लेंगे। इसको 9 से करो, कितना आएगा? 18 को 9 से करोगे 162। इसको सेम लिखा रहने दो, 4Q। अच्छा ये Q और ये P था ना, ये Q और ये P था, कोई बात नहीं। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो या तो एक काम करो, पहले ये P और Q में लिखा है ना, हाँ ये कट रहा है सीधा सीधा, P को आगे लिख लेते हैं, 9P और प्लस 4Q इज इक्वल टू, समझ में आ गई बात? इसको पहले लिख लिया और इसको P के नीचे P, Q के नीचे Q। हाँ अब सीधा ही कट रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया? माइनस का Q की वैल्यू कितनी आ गई? पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट कर दो। 9P माइनस 6 इज इक्वल टू 18, 24 बाई 9, 8 बाय प्राइस और क्वांटिटी। चलें आगे। ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई सिंपल, जब कोई कंडीशन नहीं थी। अब सेकंड केस में देखते हैं। तो पहला आंसर आ गया हमारा, इसका अलग आ रहा है क्या? नहीं ठीक है, P 8/3 आ रहा है और Q 6 आ रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट एडिटिव टैक्स विल कॉज द प्राइस टू इंक्रीज बाय, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना उल्टा पूछ लिया इसने। अब वो पूछ रहा है कि कितना प्राइस में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कि कितना टैक्स लगाएंगे। व्हाट एडिटिव टैक्स विल कॉज द प्राइस टू इंक्रीज बाय 8/5 पर यूनिट। अब हम प्राइस कितने से हाइक या इंक्रीज कराना चाहते हैं? 8/5 पर यूनिट, यानी एक यूनिट पर कितना प्राइस इंक्रीज कराना चाहते हैं हम। क्लियर? अब यहां तक समझ में आ गया ना? हमें बताना है कि कितना टैक्स इंपोज करना चाहिए। मान लेते हैं T का टैक्स इंपोज करना चाहिए। लेट T टैक्स इज टू बी इम्पोज्ड। भाई T का टैक्स लगाएं अगर हम, सो दैट
सप्लाई कर्व चेंज होगी, डिमांड तो चेंज होगी नहीं। टी का टैक्स लगाने से डिमांड तो चेंज होगी नहीं, यानी ये तो सेम रहेगी। सप्लाई कर्व के अंदर बताना प्राइस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, 1/9Q, सो दैट in supply law price per unit will increase by कितना 8/5 for 1 unit। बात समझ में आ गई? चलें आगे। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि अगर उसका प्राइस इतने रुपए एक यूनिट से इंक्रीज करने तो कितना टैक्स लगाना पड़ेगा। अब डिमांड की इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, डिमांड की इक्वेशन सेम रहेगी। अब प्राइस की इक्वेशन क्या है मेरे पास, P है 1/9Q और प्लस का 2, ये ओरिजिनल है, ठीक। अब हम प्राइस को कितने से बढ़ाना चाहते हैं, प्राइस पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय कितना, 8/5। ऑलरेडी प्राइस कितना आ रहा है, 8/3 आ रहा है, तो P आ रहा है 8/3 और हम कितने से बढ़ाना चाहते हैं, पर यूनिट का 8/5 से। तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, इनको प्लस कर लो, 15 प्लस कितना निकल गया, समझ में आ गई बात। ये हम न्यू प्राइस करना चाहते हैं। अगर हम ये न्यू प्राइस करना चाहते हैं तो अब न्यू प्राइस इसके अंदर यहां कितना आ जाएगा, 64/, क्लियर होगी बात, इज इक्वल टू 1/9Q प्लस 2 और प्लस T आएगा या नहीं आएगा। जब टैक्स इंपोज होता है तो सप्लाई कर्व में जो प्राइस होता है वो T से ऐड नहीं हो जाएगा, जितने रुपए का टैक्स है। अभी हमने 1 रुपये ऐड नहीं किया था क्या प्राइस के अंदर, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सप्लाई कर्व में, नहीं आया क्या समझ में, है भाई, नहीं आया समझ में। अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में प्राइस कितना था, 1 ये दिया हुआ था। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सप्लाई इक्वेशन ये दी हुई थी, हमने प्राइस की वैल्यू निकाली थी, 3/3 हो गया था। टैक्स कितने रुपए से बढ़ा था, तो हमने इस प्राइस को 1 से प्लस किया था या नहीं किया था, और करने के बाद हमने न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाली थी। ये प्राइस क्यों ऐड किया था हमने, इसमें प्राइस में वैल्यू क्यों ऐड की थी, क्योंकि टैक्स लगा था, और जितना टैक्स लगा था उतनी वैल्यू ऐड की थी या नहीं। तो अब सप्लाई कर्व जो है वो ओरिजिनल तो ये दे रखी थी, जब T रुपए का टैक्स लगाओगे तो ये जो प्राइस है ये T रुपए से ऐड नहीं हो जाएगा, ये तो था ही ऑलरेडी, इसमें T रुपए ऐड नहीं हो जाएंगे प्राइस के अंदर। और ये न्यू प्राइस हमने वहां से निकाल लिया, 1 यूनिट का पहले ही आ रहा था और प्राइस में कितना हमने ऐड करा, हमें नया प्राइस इतने इतने रुपए से प्लस चाहिए, तो ये हमने ओरिजिनल प्राइस में ऐड कर लिया, तो ये न्यू प्राइस हो गया। नहीं आया क्या समझ में अभी भी, दिव्या नहीं हुआ क्लियर। हाँ अभी चले आगे, समझ में आ गई बात ये। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, यानी कि ये T की वैल्यू निकालनी है, 1 कितना है 9, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, T की। तो हमें क्या पता होना चाहिए, Q पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाली कर्व तो चेंज होती नहीं है, ठीक है। यहां पर हमारे पास प्राइस कितना है वो निकाल लेंगे, मतलब ये डिमांड की इक्वेशन है ना, प्राइस तो पता है हमें, न्यू प्राइस कितना चाहिए, 64/15 चाहिए ना न्यू प्राइस। इस प्राइस को यहां डाल देते हैं, 4Q प्लस का 9 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 64/15 इज इक्वल टू कितना, 48। ये कैंसिल करते हैं, 3 5 3 3 कितना बना, 3 4 12, 192 डिवाइड बाय 5, यहां पर 4Q इज इक्वल टू कितना, 48। 4Q मैं क्या कर रहा हूं, मुझे T की वैल्यू निकालनी है। T की वैल्यू तो अब निकलेगी जब Q की वैल्यू निकलेगी। अब Q की वैल्यू निकालने के लिए डिमांड लो ले लिया, डिमांड लो में P और Q दो हैं, तो P तो मुझे पता ही नहीं है, अगर मैं P को डालूंगा तो Q निकल जाएगा, और Q निकलते ही यहां डाल दूंगा तो T निकल जाएगा। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया क्या समझ में।
एक मेरे पास डिमांड की इक्वेशन है और एक इक्वेशन किसकी है, सप्लाई की। दो इक्वेशन है। डिमांड की इक्वेशन है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और सप्लाई की इक्वेशन है p इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ठीक। मुझे निकालना है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। p माइनस का 4q इज इक्वल टू 1, और ये तो इक्वेशन है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। डिमांड की इक्वेशन को 1 बोल दिया, सप्लाई की इक्वेशन को 2 बोल दिया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। पहले वाली इक्वेशन सेम लिख लेता हूं, 2p प्लस का 3q इज इक्वल टू 6, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2p माइनस का 8q इज इक्वल टू कितना, 2। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, कट गया, ये प्लस किया, कितना आ गया 11q, और ये माइनस हुआ 4। तो क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4 डिवाइड बाई 11। अब p की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर दो, तो 4 इंटू में q की वैल्यू 4 बाई 11 प्लस का 1, 16 प्लस 11 27 बाई 11। यहां तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, पक्का समझ में आ गया। ये तो हो गया कि मेरे को सिंपल दो इक्वेशनें दे रखी थी, डिमांड की और सप्लाई की। मैंने दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, एक्स और वाई वेरिएबल की तरह, पी और क्यू निकाल लिए, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 रुपए का टैक्स इंपोज कर दिया, टी यहां पर टैक्स है, अगर हमने टैक्स टी 2 रुपए इंपोज कर दिया प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कॉमोडिटी के ऊपर 2 रुपए का टैक्स लगा दिया, डिमांड प्राइस पर डिपेंड करती है, क्लियर होगी बात। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आएगा, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो प्रोडक्ट के प्राइस से ही इफेक्ट होती है, क्लियर। और प्राइस जो है वो तो टैक्स लगने के बाद जो सेट होगा नया प्राइस, उससे भी इफेक्ट होगी, यानी क्वांटिटी डिमांडेड वाली इक्वेशन इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन जो सप्लायर है वो प्रोडक्ट को जब सप्लाई करेगा मार्केट में, तो टैक्स लगने की वजह से चेंज आ जाएगा, वो बढ़े हुए प्राइस पर सप्लाई करेगा। इसका मतलब सप्लाई कर्व चेंज होगी। 2 रुपए का टैक्स इंपोज हुआ तो मेरे पास डिमांड कर्व कौन सी रहेगी, जो पहले वाली डिमांड कर्व थी वही रहेगी, क्या थी, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, नो चेंज। लेकिन 2 रुपए का टैक्स लगने से पहले वाली सप्लाई कर्व क्या थी, 4q प्लस, ये ओल्ड थी ना, ओल्ड सप्लाई कर्व थी। अब न्यू सप्लाई कर्व क्या होगी, p इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अब ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अब पहले वाली नहीं आएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी अब चेंज हो जाएंगे, क्लियर हुआ। अब न्यू इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें चेंज नहीं आया पर इसमें तो चेंज आ गया, तो ओवरऑल तो सेल ही चेंज ही होगा ना। अब मुझे फिर से न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं दोनों को सॉल्व कर लूंगा। तो इसको फिर से कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी p माइनस का 4q इज इक्वल टू 3 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2p प्लस का 3q 6, 2p माइनस का कितना 8q इज इक्वल टू कितना, कितने से मल्टीप्लाई किया था, 2 से, इज इक्वल टू 6। आया समझ में। यहां से चेंज करूंगा तो 0, ये कट गया, कितनी वैल्यू आ रही है 0। बाय चांस है यहाँ 3 लूंगा तो वैल्यू अलग हो जाएगी, या कुछ भी 1 लूंगा तो वैल्यू अलग हो जाएगी। कितनी वैल्यू आ रही है 11q, यानी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आ रही है 0, क्लियर। ये भी पॉसिबल है, या अगर यहाँ अलग वैल्यू लोगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग आ जाएगी। और प्राइस कितना आ रहा है, q को 0 पुट कर दो किसी में भी, तो प्राइस कितना आ रहा है 3, कोई दिक्कत। चलें आगे। अब ये न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गए, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, यहां पर उसने क्या पूछा, क्वेश्चन है कि न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पूछ ली है ना। अब हमें क्वेश्चन में ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन मैंने क्या बनाया, थर्ड क्वेश्चन मैंने कहा कितने रुपए का हम टैक्स लगाएं, यानी कि इस बार टी की वैल्यू बतानी है, ठीक। और ये बता दिया कि जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है उसकी वैल्यू बता दी। क्या बताई, हमने कहा जो प्राइस है ना वो इतने रुपए से बढ़ जाना चाहिए।
ओल्ड प्राइस कितना आ रहा है? ओल्ड प्राइस 27 बाय, मैं कह रहा हूं जो प्राइस है वो 2 रुपए से बढ़ जाना चाहिए। समझ में आई बात? यानी कि 27/11 पहले था और 2 बढ़ गया, तो प्राइस कितना हो गया? 22 डिवाइड बाई 11, यानी कि 49/11। तो न्यू प्राइस कितना हो गया? 49 बाय, अगर ये न्यू प्राइस चाहिए उसको, तो इस न्यू प्राइस की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा। समझ में आई बात? और ये जो 2 था ये इस बार पता नहीं होगा मेरे को, इस बार यहां पर क्या ले लेंगे? टी, लेकिन इस बार ये तो पता होगा कि न्यू प्राइस कितना है। समझ में आई बात? प्राइस पहले वाले प्राइस से एक टी तो ऐड हुआ, पहले वाला प्राइस तो मुझे पता ही है और टी नहीं पता, लेकिन नया प्राइस कितने वैल्यू से बढ़ा वो भी पता है, तो न्यू प्राइस तो पता लग गया। अब क्या निकालना है? टी। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? क्यू हमने यहां निकाल रखा है, इस क्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो टी नहीं निकल जाएगा। यही हम कर रहे थे, नहीं आया समझ में? देखते हैं एक बार थर्ड क्वेश्चन दोबारा से। तो 3 टाइप के ही थे क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखना दोबारा से, थर्ड एग्जांपल, डिमांड एंड सप्लाई लो क्या क्या दे रखे हैं भाई? 4Q प्लस 9P, कितनी वैल्यू है इसकी? कितनी वैल्यू है? 48। ये कौन सा लो है? दिव्या, क्या डिमांड लो टैक्स के इंपोज होने से चेंज होता है? नहीं, उतना ही रहता है, सेम डिमांड लो। अब सप्लाई लो क्या है? P = 1/9Q + 2। ये सप्लाई लो बिफोर टैक्स है, ओरिजिनल सप्लाई है, और सप्लाई लो चेंज होता है टैक्स के इंपोज होने से। अभी फिलहाल ये सप्लाई लो है। क्वेश्चन ने पहला पार्ट क्या पूछा है? फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। आगे नहीं पढ़ना, पहले तो इतना करें सॉल्व। इतना सॉल्व करेंगे तो क्या करना है? पी और क्यू को सॉल्व करना है भाई। 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पर पहले क्या लेना पड़ेगा हमें? इसका एलसीएम। तो 9 इसका एलसीएम लिया, पी यहां पर है, क्यू प्लस में कितना आएगा? 18। ये कितना बन गया? 9P = Q + 18। कोई दिक्कत? अब यहां से 9P - Q = कितना? ये सप्लाई लो हो गया, और डिमांड लो में P को पहले लिख लो, 9P और Q बाद में, 4Q = कितना? दोनों को सॉल्व करने के लिए कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो। P के तो कोफिशिएंट सेम ही आ रहे हैं, ये प्लस या माइनस, ये कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 5Q, ये कट गया। तो Q कितना आ गया? 30/5 6। अब Q 6 आने के बाद P निकालना है, तो यहां से निकाल लेता हूं। Q को कितना पुट कर दूंगा? 6 डिवाइड बाय 9 प्लस का 2, ये P निकल देगा। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, एलसीएम लेंगे तो 6 + 2 8/3, ये P आ गया। कोई दिक्कत? तो इक्विलिब्रियम प्राइस कितना आ गया? इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया 8/3, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी Q कितनी आ गई? 6। यहां तक आ गया समझ में? ये चीज हटा दूं अब मैं, जो हमने सॉल्व करने का पार्ट किया था, ये तो अब कोई नीड नहीं है, वो निकाल लिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट पढ़ना। अब उसने टैक्स की वैल्यू बताई नहीं है इस बार, समझ में आ रही है बात? इस बार टैक्स की वैल्यू नहीं बताई है, इस बार उसने टैक्स वैल्यू पूछी है। वो कह रहा है कितना टैक्स इंपोज करना चाहिए, कितना टैक्स लगाना चाहिए कि जो प्राइस है वो कितने से इंक्रीज हो जाए? 8/। तो क्या तुम न्यू प्राइस निकाल सकते हो? कितने से बढ़ना चाहिए प्राइस? 8/5 पर यूनिट से बढ़ना चाहिए, एक यूनिट का 8/5 बढ़ना चाहिए। ओरिजिनल प्राइस कितना आ रहा था? तो इन दोनों को प्लस करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ। अब ये वैल्यू कितनी आएगी? 15 40 + 24। समझ में आया नहीं आया? ये न्यू प्राइस होना चाहिए, सप्लाई का होना चाहिए, डिमांड का भी होना चाहिए। तो अब ये प्राइस यहां डाल दें, अगर कितनी वैल्यू डालेंगे? 64 = 1/9Q + 2 + T आएगा या नहीं आएगा? हमने क्या मान लिया कि टैक्स कितने रुपए का लिया हमने? लेट कितने का टैक्स इंपोज किया? T का। अगर T का इंपोज करते तो सप्लाई लो T से ऐड होगा या नहीं होगा? डिमांड तो नहीं होगा, लेकिन सप्लाई लो तो होगा T से ऐड, क्योंकि T का टैक्स लगा है। रिक्शा नहीं आएगा समझ में?
ये टी आ गया यहां पर, और प्राइस मैंने न्यू प्राइस ये ले लिया जो मैंने दोनों को ऐड करके निकाला है। अब मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, टी निकालना है। वो कैसे निकलेगा, जब वैल्यू किसकी पता होगी, समझ में आई बात। अब यही जो प्राइस है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी न्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, करेंगे। डिमांड इक्वेशन तो चेंज नहीं होगी। कहने का क्या मतलब है कि जो मेरा ये न्यू प्राइस था वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं P की वैल्यू अगर यहां से डाल के Q निकाल लूं और Q को फिर यहां डाल दूं तो T नहीं निकल जाएगा। नहीं समझे क्या? अरे भाई ये जो Q क्वांटिटी 6 है ना, ये तब है जब सप्लाई लो ये था। जब सप्लाई लो में T ऐड हो गया तो Q6 थोड़ा ना हुआ, वो तो Q बदल जाएगा फिर। नहीं समझा? अब ये जो नया प्राइस है वो पुराने प्राइस में कितना यूनिट ऐड हुआ, 8/5 ऐड हो गया। क्लियर होगी बात? ये जो नया प्राइस है ये नई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नई इक्वेशन कौन सी है, ये वाली सप्लाई वाली न्यू इक्वेशन है, और नई डिमांड इक्वेशन तो चेंज होती नहीं है, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब 64/15 कहां पुट करेंगे हम, इस इक्वेशन में करो। 4 इंटू किसकी वैल्यू है, Q निकालना है हमने। 6 इंटू प्राइस की वैल्यू, कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 64 डिवाइड बाय 15। आया समझ में? अब इज इक्वल टू कितना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं आया समझ में? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 और 3 2 कितना बन गया, ये 4Q 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 वैसे कॉमन निकल रहा है। क्या करें, एलसीएम ले लो, चलो आसान सा करा तो तुम्हारे 6 की जगह, हाँ ठीक है। यहाँ कितना था, हाँ ठीक है 9 था, वेरी गुड। कितने पे जाएगा, 3। 64 3 सा कितना होता है, चले आगे। तेरा ध्यान कहाँ था भाई, तेरे को क्यों नहीं पता लगा। 5, अब 5 को 4 से करेंगे कितना आएगा, 192 इज इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 48 5 सा 240, 20Q प्लस का कितना, 192 माइनस करना 48 डिवाइड में कितना आ जाएगा 20। ये वैल्यू किसकी आ गई, Q की। कितने पे जाएगा, 2 पे। 24 बाय में 12 बाय में 5 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 64 बाय 15 1/9। Q की वैल्यू कितनी है भाई, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मैथ का तो है ही नहीं, मैथ तो यूज हो रहा है। चले आगे, कितना बना, 12 डिवाइड बाय, ये कर लें 3 4 जा हो जाएगा और 3 3 जा, तो कितनी वैल्यू होगी, 4 डिवाइड बाय 15 प्लस का 2 प्लस का T और 64 बाय 15 माइनस कर दें। 64 में से 4 गया इज इक्वल टू 2 प्लस T, कितने पे जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस T की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं आया समझ में? तो 2 रुपए का टैक्स हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोज करना पड़ेगा। दोबारा समझाऊं क्या, क्लियर हो गया? लो भाई तुम्हारा 3rd चैप्टर कंप्लीट है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, ठीक है, बस फिर वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। अच्छा पहले